बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ में एएसआई का आज पेपर हुआ है, तो पेपर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैच 2 का पेपर है, अपनी मार्किंग कर सकते हैं आप। 50 नंबर का ये पेपर था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। जिसके 42, 43, 44, 45 नंबर आएंगे वो इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम भी मेरे 42, 43 पे रुका था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तब तो इंटरव्यू के टाइम उन्हें एक पेज दिया जाएगा और उन्हें कोई ना कोई टॉपिक भी असाइन किया जाएगा। उर्दू में भी लिखना होगा, इंग्लिश में भी लिखना होगा। मतलब एक इंग्लिश में पैराग्राफ कह लें या एक पेज कह लें, 10-15 लाइन्स कम से कम लिखनी होंगी। आपको एक टॉपिक दे देंगे, फ्लड पे दे सकते हैं, ईरान अमेरिका जंग पे दे सकते हैं, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज पे दे सकते हैं, कोई भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। या पाकिस्तान के किसी इकोनॉमी के इशू पे दे सकते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के इशू पे हो सकता है। एक उर्दू में अलग से टॉपिक होगा, इंग्लिश में अलग से होगा, एक पेज होगा, दोनों साइड पे आप उसे लिखेंगे। उससे वो नंबर नहीं होंगे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम उनके पास होगा, उसमें से वो मैक्सिमम आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये होगी इसके बाद, ओके। डिस्कस करते हैं जी पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्विम इज टू फिश एंड वॉक इज टू मैन। मछली क्या करती है जी? तैरती है। और इंसान क्या करता है? वॉक करता है। बर्ड्स तो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। चेयर बैठने के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेयर ब्रीथ एस्केप, बाल बाल बचना। तो इसके लिए नैरो एस्केप का जो लफ्ज है वो सही रहेगा, इडियम है ये। और नेक्स्ट हमारे पास है इडियम कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है किसी की उम्मीदों पे पूरा उतरना, टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन सी ठीक होगा, ओके। आगे चलते हैं हम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब किसी को दूर रखना, अपने करीब ना आने देना। एट अ डिस्टेंस इसके लिए ठीक रहेगा। आगे हमारे पास medieval kingdom did not become constitutional republics overall, rather the changes was gradual। उसने कहा कि जो medieval जो किंगडम थी, तो मतलब ये जो बादशाह थी, आजकल तो आपको पता है बादशाह कम है, बहुत ज्यादा मुल्कों में बादशाह नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है सारे के सारे लोग, बादशाह भी, ठीक है, प्रेसिडेंट भी और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं है अभी भी बादशाह। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है कि एक सिस्टम पूरा बादशाह से रिपब्लिक्स की तरफ आया। रिपब्लिक कहते हैं जो ऐसा मुल्क या ऐसी रियासत जो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जाए, जिसे जैसे पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये सारे रिपब्लिक्स बने हैं, तो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आया है, लोगों का एटीट्यूड बदला है, कानून के अंडर आए हैं सारे के सारे लोग, ताकतवर भी। अदरवाइज तो बादशाह थी, जिसकी ताकत थी उसी का हुक्मरानी थी, ठीक है। तो ये रैपिड भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था, ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल यहाँ पे ठीक रहेगा। आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। तो इसके लिए जो बेहतरीन लफ्ज है इसमें हमारे पास डिवेल्ग हो जाएगा। डिवेल्ग का मतलब होता है एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो है ना जी पब्लिक ना करना, या एक लिमिट तक जो है ना जी उसे किसी के कैसा को बताना, उसके ज्यादा उसे अपने तक रखना। इसका मतलब यही होता है। डिस्कस पॉइंट, किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं 15-20 बंदों में, डिटरमाइन किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, किसी फैक्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ठीक रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्ट्री वाज इन अ डैश कंडीशन एंड नीडेड रेस्टोरेशन वर्क टू बी इनिशिएटेड। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री है वो तबाहशुदा हाल में है, अगर उससे हमने कोई काम शुरू करना है तो उसे रेस्टोरेशन की जरूरत है। तो तबाहशुदा जो हाल है उसकी इंग्लिश हो हमारे पास डिलापिडेटेड बनेगी। इसका मतलब तबाहशुदा, रूइन, ठीक है, बर्बाद हालत में। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूटेड का मतलब होता है सैलाब के बाद एक चीज जो तबाह हो जाए, तो फैक्ट्री तो सैलाब के बाद तबाह नहीं हुई ना। डेप्रिशिएटेड होता है आपका मतलब किसी चीज की जो वैल्यू है वो कम हो जाना, ठीक है। किसी चीज का मतलब वैल्यू कम हो जाना मतलब चीज ठीक हालत में, लेकिन उसकी जो ग्राफ है वो नीचे गया हुआ है, वो सस्ती हो गई है, इस तरह समझ लें आप, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास है स्पेंड द इवनिंग डैश
थ्रू 40 years ऑफ accumulated junk। तो इसका जो सही आंसर है वो शिफ्टिंग सही रहेगा, सॉर्टिंग भी शिफ्टिंग भी दोनों ठीक है। सॉर्टिंग तो ऑप्शन में है ही नहीं। शिफ्टिंग मतलब आप ये केयरफुली, इसका मतलब होता है ठीक हो गया। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट इनकाउंटर्ड डेथ। ठीक है, हालत जंग में है डेथ के साथ, बट टू एवरीवन सरप्राइज, हर किसी को सरप्राइज कर दिया क्योंकि शी सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, डेथ इसका सही रहेगा ऑप्शन। आगे चलती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम आएगा, फ्रॉम टेकिंग दैट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जीके शुरू हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान अफेयर शुरू हो रहा है। शालीमार गार्डन एस्टेब्लिश्ड इन, शालीमार गार्डन जो है ये 1641 से 42 में बनाया गया, शाहजहां ने बनाया था। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। 1632 भी ठीक नहीं है, 1672 में वो शाहजहां था ही नहीं, 1700 में भी नहीं था। ठीक है, 32 में तो अभी वो नया नया आया था, 2-3 साल हुए तब से आए हुए। Which is the longest glacier in the Karakoram and second longest in the world Nalpur areas? तो सियाचिन ग्लेशियर जी हमारे पास कराकरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। बैटल ऑफ प्लासी में जो है ना जी, नवाब सिराजुद्दौला किसके साथ लड़ा था? लॉर्ड क्लाइव के साथ। लॉर्ड क्लाइव वो बंदा था जिसने जंग प्लासी जीती थी 1757 के अंदर। मीर जाफर ने गद्दारी की थी, वो मिल गया था अंग्रेज के साथ, लॉर्ड क्लाइव के साथ। ठीक हो गया जी। नेम ऑफ मुगल एम्पीरियर उस वाज रेवेन्यू मिनिस्टर वाज तोडारमल। तोडारमल जो था अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, बेसिकली शेरशाह सूरी का था, लेकिन शेरशाह सूरी मुगल एम्पीरियर तो नहीं था ना। तो उसने पूछा मुगल एम्पीरियर वो कौन सा था, तो वही तोडारमल बाद में अकबर की भी रेवेन्यू मिनिस्टर बनता है आगे जाके। ठीक है, मतलब आप ये कहें तोडारमल ने 2 लोगों को सर्व किया, एक शेरशाह सूरी को, उसके बाद फिर अकबर को। बंगाल को डिवाइड किया गया 1905 में, किसने किया जी? लॉर्ड कुर्जन ने। लॉर्ड कुर्जन डिवाइड एंड रूल के नाम से पहचाना जाता है। बंगाल को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया, NWFP को भी इसी ने सूबा बनाया था 1901 में। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन डिवाइड एंड रूल के नाम से पहचाना जाता है। फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था पाकिस्तान का, नन ऑफ दिस आएगा बेटा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है जी हमारे पास? हमने कब किए थे? 28 मई को किए थे। 28 मई 1998 को हमने धमाके किए थे। ठीक है ना, 11 ना 18 और ना ही 19। वारिस शाह द ऑथर ऑफ हीर, हीर के किसने लिखी है? वारिस शाह ने लिखी। जंडियाला शेर खान, शेखुपुरा के करीब कहीं पे है ये, जंडियाला शेर खान में दफन है। रिपीटेड है सारे सवाल, इनमें से कोई सवाल नया नहीं है। लोवारी पास अगेन रिपीटेड सवाल है। दीर और चित्राल क्यों मिलाता है? मैंने ये बना के बताया हुआ आपको किस तरह से मिलाता है। चित्राल को दीर के साथ लोवारी पास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम कराची फारदेस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे, ये भी सारी मैंने आपको करवाई थी। जीवानी सबसे दूर है, तकरीबन 700 किलोमीटर है जी ये कराची से, और हमारा तकरीबन 350 किलोमीटर करीब करीब है। पसनी जो है तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब करीब है। पसनी सीध वाली साइड में है, और ये जो हमारे पास जीवानी है ये ईरान बॉर्डर के साथ है बलूचिस्तान में। तो सबसे दूर पूछा है फारदेस्ट पॉइंट कोस्टल हाईवे। कोस्टल हाईवे का मतलब है मकरान कोस्टल हाईवे। यहाँ पे मंचर के बारे में पूछा हुआ है कि मंचर इज़ा ये क्या है जी? ओशन है, रीजनल लैंग्वेज है, या रिवर है? मंचर बेसिकली लेक है, झील है। नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेम द नैरो स्ट्रिप, ये सिंध में है मंचर। नेम द नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगान टेरिटरी विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। कितनी बार बना के समझाया मैंने आपको? वाखान कॉरिडोर। टेंगो टावर जो है ये नया सवाल था, माउंटेन पीक है पाकिस्तान में। टेंगो टावर जो है ये GB के अंदर है, शिगर के अंदर कराकरम रेंज में बन जाएगी तकरीबन ये। ठीक है, टेंगो टावर ये माउंटेन रेंज है बेटा, ये कराकरम की सब रेंज है। ऑथर ऑफ कशफल माजूब हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी। ठीक है, हजरत उस्मान अली अजमेरी। तो दाता साहब की किताब है कशफल माजूब, याद रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो नाइजीरिया भी नहीं है, केनिया भी है, इन दोनों को समंदर लगता है। युगांडा लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री ऐसे मुल्कों को कहते हैं जिसे समंदर नहीं लगता। तो इंडियन ओशन लगता है नाइजीरिया को भी, केनिया को भी, युगांडा को नहीं लगता। ठीक है,
आगे तहरीर स्क्वायर जो है ना जी, ये भी नन ऑफ दिस आएगा। ये कायरा में, रबात में है, इस्तांबुल में भी नहीं है, तेहरान में भी नहीं है, रबात में भी नहीं है। नन ऑफ दिस कायरा में, इस्तांबुल में, इस्तांबुल कह रहा हूँ, मिस्र के अंदर मौजूद है तहरीर स्क्वायर, जहाँ पे मुर्सी के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। मुर्सी की जो गवर्नमेंट को गिराया गया, तो ये जो बगावत शुरू हुई अरब स्प्रिंग, ये वहीं से शुरू हुआ था। मतलब है कि मिस्र के अंदर शुरू हुआ, कायरा से, तहरीर स्क्वायर से। वैसे तो ये ट्यूनिस से शुरू हुआ था 2010 में, जब ये सारा फैलता गया इन इलाकों के अंदर। तहरीर स्क्वायर हो गया जी। नन ऑफ दिस आ जाएगा बिन गाजी, इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, लीबिया के अंदर ये है, पोर्ट सिटी है, खलीफा हफ्तार के कंट्रोल में है ये। ओके। रिवर नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम, दरिया नील जो है लेक विक्टोरिया से निकलता है, बना के सारा समझाया हुआ है मैंने आपको। ग्रीनविच इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। ग्रीनविच बेसिकली क्या है, विलेज है, गांव है, जिसे इंटरनेशनल मतलब है क्या, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, प्राइम मेरिडियन, मतलब इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया टाइम के लिए। 1884 के अंदर इंग्लैंड में है ये। 1884 के अंदर इस लाइन को खींचा गया था, जीएमटी जो है ये ग्रीनविच से ही खींची गई थी। तो ग्रीनविच बेसिकली ये विलेज है, किसमें, इंग्लैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक इज इन द एयर फोर्स हायर, तो सबसे इनमें अगर देखें तो सबसे हायर हमारे पास एयर कमांडोर होता है, ठीक है। उसके नीचे होता है विंग कमांडर, उसके नीचे होता है स्क्वाड्रन लीडर। तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा, एयर कमांडोर होगा, इसे ठीक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, तो कॉलरा जो है हमारे पास ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है जी। जॉन्डिस बी वायरस से होती है, और फ्लू भी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में बैठता है, नीदरलैंड हेग। हर्ट रिसीव्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको बताया कि आईसीजे जिसे कहते हैं, यूएन के जो 6 डिपार्टमेंट है उनमें से एक है। तो ये हेग में, नीदरलैंड, यूरोप में बैठता है। हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन ठीक है, इसमें कुछ बच्चे कहेंगे इंसोल्यूशन, ये गलत है बेटा, इस स्पेलिंग सही नहीं लिखे हुए हैं। जो इंसोल्यूशन आप गूगल करेंगे वो जो बताएगा वो INSO है। अगर ये SO होता फिर हम उसे कंसिडर कर सकते थे, जबकि हमारे पास सवाल में INSU है। इसका मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज ना गुजरना, मतलब बिल्कुल ही मतलब पैक कर, किसी चीज मतलब हीट जिसमें से ना गुजर सके, उसे आप कहेंगे इंसोलेशन। इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। इसका सही आंसर सोलर रेडिएशन है, इससे कंफर्म समझे। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर है, आपको पता है, बस सिर्फ प्लेट लगानी है, सूरज से हीट आती रहेगी, आप बिजली बनाते रहेंगे, सबसे चीपेस्ट सोलर है। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है, जमीन का सरकमफ्रेंस मैंने निकाल के बताया हुआ है, 40,075 है। पाई सी इज इक्वल टू 2 पाई आर मैंने बताया था। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ क्या होता है, C 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस जमीन का आपको पता है 6371 है, इसे मल्टीप्लाई करें आपका जवाब आ जाएगा। डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन जो है मरियाना ट्रंच है, जिसकी जो डेप्थ है तकरीबन 11 किलोमीटर है, 10,984 मीटर बनती है। मरियाना ट्रंच दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, किधर है, पैसिफिक ओशन में है ये। सुइज कैनाल जो लिंक ही करती है ब्लैक सी को नहीं, ये रेड सी को करेगी मेडिटेरियन सी के साथ, ऑप्शन सी। मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है सुइज कैनाल, आजकल वैसे भी खबरों में है। एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल मैन इज, तो ये ठीक है दोनों ही, 70 भी ठीक है, 72 भी ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट जो है वो 72 है। 70 से 100 के दरमियान में होता है वैसे, लेकिन इनमें से अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 72 है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, तो कैल्शियम फास्फेट जो है ना जी, तकरीबन 85% जो है बोन का और टीथ का किस चीज से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ला अबाउट इनहेरिटेंस, विरासत के बारे में जो कानून है वो 3 हिजरी में गज़वा ओहद के बाद सूरह निसा के अंदर ज्यादातर जो है जी ये बातें हुई हैं हकूक के हवाले से, 3 से 4 हिजरी के अंदर, 3 ठीक रहेगा। व्हाट इज मेंट बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अल बारी, बारी बनाने वाला, द मेकर। अल्लाह पाक को अल बारी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, द मेकर बनाने वाला, क्रिएटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट, कई बार बताया फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट, तकरीबन 70,000 फरिश्ते कहा जाता है फलस्तीन में तशरीफ लाए हैं या वहां पे दफन है। आगे जी हमारे पास गज़वा तबूक जो है ना जी, आखिरी जंग थी हमारी, 9 हिजरी को लड़ी गई थी।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 30,000 की आर्मी लेके गए थे, सबसे ज्यादा आर्मी हमारी इसी जंग में थी। आगे से अकल जो था वो लड़ने के लिए आया नहीं था। तबूक के मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दिन तक रुके रहे, इंतजार करते रहे अरकल का, अरकल आया नहीं था, आप वापस आ गए थे। The following important event took place in the 6th year of हिजरा। तो सुलह हुदैबिया हुआ था 6 हिजरी में। सुलह हुदैबिया जब नबी पाक गए थे उम्रा करने के लिए तो उन्होंने जाने नहीं दिया था। हुदैबिया के मकाम पे बातचीत हुई थी और वहां पे मुआहदा हुआ था कि अगले साल आएंगे आप उम्रा करने के लिए, इस साल नहीं जाने देंगे हम आपको। आगे आइए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गेट कीपर ऑफ हेवन मेंशन इन द होली कुरान। मालिक ना कह देना यार, मालिक जो है जहन्नम का है, रखवाला, जहन्नम का गेट कीपर। और जन्नत का कौन होता है? रिजवान है, रिजवान। जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग मालिक से मिलना चाहते हैं तो लगा दिया होगा। तो रिजवान जन्नत के जो है गेट कीपर में क्या कहते हैं? रिजवान कहते हैं। सेंट ईसाई कहते हैं सेंट पीटर। इनकम ऑफ एज, चले मैथ आ गई है, 5 सवाल 6 सवाल थे मैथ के, जरा देख लेते हैं। तो ए की जो इनकम 25% लेस है किससे? बी से। मतलब बी की अगर 100 है इनकम तो ए की कितनी है? 75 होगी। 25% कम है ना, ए की कितनी होगी? 75 होगी। परसेंटेज में हम देख रहे हैं हाउ मच परसेंट बी इनकम वुड बी मोर देन ए। तो कितना इनमें फर्क है दोनों में? 25 का। ये कौन है? बी है। ये कौन है? ए है। तो ए की ज्यादा है 25, बी की ज्यादा है 25, ए की 25 कम है। अब उसने बताया बी की कितनी जो एनर्जी ज्यादा है ए से, परसेंटेज में बताना है हमें। हाउ मच परसेंट, कितने ज्यादा है? 25 से ज्यादा है। किसके ज्यादा है? 75 के। डिवाइडेड बाय 75 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज निकालनी है हमने। सिंप्लीफाई करें, 25 से कम 25, 25 अरब 3 75, 3 एकम 3 तो 33.33, ये जवाब है जी हमारा। तो ऑप्शन ए ठीक कर दें, 33% है। ठीक है, नन ऑफ दिस के बजाय ऑप्शन ए मेरे हिसाब से ठीक है। इशारिया में मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने राउंड अबाउट आंसर दिया 33, 30, 35, ये तो हो नहीं सकते। नन ऑफ दिस की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे, 33 जो है ना ये मौजूद है पेपर में। ओके, आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ये जी इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को देखिएगा, ये तकसीम है दरमियान में या फिर प्लस है मेरे पास यहाँ पे, कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसे फिर भी हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से प्लस है ये, 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6। आगे हमारे पास तकसीम है 3 × 2। तो हमारे पास बी डमास का फार्मूला होता है बोर्ड मास की जगह। सबसे पहले ब्रैकेट का अमल ये करेंगे हम, ठीक है, 3 दूने 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर उसके बाद डिवीजन, तकसीम 6 तकसीम 6, जवाब आएगा 1। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है 2, इस सारे की जगह पे क्या आया? 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई हो भी जाए तो जवाब 2 आएगा, 2 × 5 7, 7 जवाब आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ भी तकसीम है तो फिर नन ऑफ दिस की तरफ चले जाएंगे। अगर यहाँ भी डिवीजन का साइन है तो फार्मूला ये बी डमास है, पहले ब्रैकेट का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन आपने करनी होती है। ओके, अगर यहाँ प्लस है तो फिर हमारा ऑप्शन भी ठीक होगा। अगर यहाँ पे आपके पास जो है ना जी प्लस तकसीम का है, डिवीजन का साइन है, फिर नन ऑफ दिस होगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। Which number is divided by both 4 and 9? कौन सा नंबर है इसमें से जो 4 पे भी तकसीम होता है 9 पे भी होता है? देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता 4 पे तकसीम, 11 आया हुआ आखिर में, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे निकल गया ऑप्शन बाहर। अब ये हमारे पास हो जाएंगे, आखिरी डिजिट देखेंगे ना वो 4 पे कौन सा तकसीम होता है नहीं होता। तो इसे देखें जी, इसे 4 पे तकसीम करके देखें। 4 × 5 20 हो गया, 1 बचा 17, 4 × 4 16, 1 बचा 18, 18 4 पे तकसीम नहीं होता। इसका मतलब ये भी निकल गया बाहर, ये गया। अब यही बचा, तो इसी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन चेक करके इसे 4 पे तकसीम करके देखें। पहले 5 है, 4 × 4, 1 बचा 12, 4 × 3 12, फिर 5 है, 4 × 4, फिर 1 बचा 16, 4 × 4 16, तो 4 पे तकसीम हो गया, ये जवाब है पूरा पूरा। अब हम 9 को भी चेक कर लेंगे, भी 9 पे भी होता है, क्योंकि रन ऑफ दिस है, रन ऑफ दिस भी तो हो सकता है ना। 9 पे भी चेक कर लेते हैं, 9 पे तकसीम करें,
ये 52 है, तो कर लेते हैं 52 56 तकसीम 9, इस तरह से कर लें। 9 जरा 5 45, क्या बचा पीछे 7 75, 9 जरा 6, 9 जरा 8 72, कितना बचा 3, फिर आया 6, 9 जरा 4 36, हो गया पूरा पूरा तकसीम। ये 9 पे भी हो रहा है और 4 पे भी, इसका मतलब यही आंसर है हमारा, ठीक है। इस तरह से तकसीम करके देख लेना। ये पहले पहले निकल गया, अभी 11 है, 11 तो 4 पे तकसीम होता ही नहीं है किसी सूरत में, ठीक है। ये जो है ना बाकी हो सकते थे, इनमें से हमने देखा ये 4 पे नहीं हो रहा, 9 पे चाहे होता हो तो छोड़ दें, क्या जरूरत है, 4 पे नहीं हो रहा, हमें तो दोनों का चाहिए ना। चलें जी, अगर हमारे पास कंप्लीट नंबर सीरीज हमने कंप्लीट करने, 2 और 5 के दरमियान में कितना गैप है, 3 का। 5 और 12 के दरमियान में 7 का। 12 और 23 के दरमियान में 11 का। 23 और 38 के दरमियान में 15 का। तो इसके दरमियान में 19 का। तो अगला जो होगा उसमें देखिए ना, 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का, मतलब 4 का डिफरेंस चलता है। आगे भी कितना होगा, 4 का होगा। तो करें 57 में जमा करें जी 21, 19 और 4 21, 21 जमा करें 57 और 19 और 4 23 होता है बेटा। 23 जमा 57 तो 80 आ जाएगा आपका जवाब। सीरीज देखने के गैप सब में क्या है, सेम आ रहा है। कितने का, 4 4 का गैप आ रहा है। तो 4 के गैप से नेक्स्ट जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। 23 जमा करें पिछली वैल्यू के अंदर, आपका अगला वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे इस तरह से जी। आखिरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 25% ड्यू टू व्हिच इज प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज बाय 20% टू 25%, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला सवाल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, देखते हैं जरा। वो क्या रहा है जी, रिटेलर ने प्राइस थी उसे 25% इंक्रीज कर दिया, तो उसका प्रॉफिट 20% से 25% हो, उसका प्रॉफिट कितना है 20%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक चीज उसने 100 रुपये की खरीदी, 120 की उसने बेची थी, तभी उसे 20% प्रॉफिट होगा ना। इस 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है, वो कह रहा है जी उसके जो है ना जी प्रॉफिट जो है कितना है 20% था पहले। मतलब 100 रुपये की उसने एक चीज खरीदी, कास्ट प्राइस कितनी थी 100 थी, उसने सेल प्राइस कितनी हुई जी 120 की, तभी उसे 20% प्रॉफिट हुआ ना। अगर वो 100 रुपये की एक चीज खरीदी 120 में बेचे तो तब उसे 20% प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन उसने क्या किया, सेल प्राइस को 25% इंक्रीज कर दिया। कितनी है सेल प्राइस 120 है, उसमें इजाफा कितना हो रहा है प्लस 25%। 25% ऑफ वही कीमत 120, उसी का उसने क्या कर दिया 25% इजाफा कर दिया। 25% सेलिंग प्राइस कितनी थी 120 थी, तो यहां से हमारे पास नई उसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। करें जरा साल, 120 प्लस 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 120। करें सिंप्लीफाई से, सिफर के साथ ये सिफर चला गया, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास 5 × 5 25, 5 × 2 10, 2 एकम 2, 6 2 12, 5 × 6 30, 120 जमा 30 मतलब 150 रुपए क्या वो बेच रहा है। ये हमारे पास नई सेलिंग प्राइस आई, कितनी है जी 150, यही लिख रहा हूं। मतलब पहले वो 120 की बेच रहा था तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा था। अब उसने क्या कर दिया, 120 के बजाय 150 की बेचनी शुरू कर दी। जब 150 की बेच रहा है, आगे कंडीशन बताइए उसने, तो उसे 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब उसे जब 150 की बेच रहा है तब उसका प्रॉफिट कितना है 25% है। तो कह रहा बताए अब कास्ट कितनी है, ये कास्ट में फर्क कितना है। तो पहले हम कास्ट निकालेंगे। देखें जरा 150 की जो वो सेल कर रहा है, अब कास्ट का नहीं पता कितनी है, फर्ज कर ले कास्ट कितनी x है, उसके ऊपर कितना कमा रहा है 25% कमा रहा है, प्लस 25% किसका, उसी कास्ट प्राइस का, तब वो 150 की बेच रहा है। तो x क्या है हमारे पास, कास्ट प्राइस है, अब वाली नहीं। तो यहां से निकालें कितने की बेच रहा है जी, कितने की खरीदी थी उसने। तो x
प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 150। इसका एलसीएम ले, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम? 100 एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम आ गया, 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 150। 100x जमा 25x कितना हो जाएगा? 125x ओवर 100 इज इक्वल टू 150। x किसके बराबर होगा? 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। सिंपलीफाई करें, आपका आ जाएगा कास्ट प्राइस अब कितने की उसने खरीदी थी। तो करें जरा, 25 ضرب 5 125, 25 ضرب 6 150, 5 दूने 10 सिफर, तो 20 ضرب 6 120। मतलब अब उसकी जो कास्ट है वो 120 है। पहले कास्ट कितनी थी? 100 थी। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द कास्ट प्राइस? कितने परसेंट इंक्रीज? पहले 100 की खरीदी थी उसने, 120 की बेच रहा था, अब बेच 150 की रहा, कमा रहा है 25%, तो कास्ट कितनी आ रही है? 120 आ रही है। तो डिफरेंस कितना है? 20%। ये आपका जवाब आ जाएगा, नन ऑफ दीज आएगा इसका आपका जवाब नन ऑफ दीज आएगा बेटा, क्योंकि ऑप्शन में 15% है, 30% और 25% है। 20% ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज ठीक होगा इसका। समझ आई कि नहीं आई? चलें इसे करिएगा। आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है, फादर टेल्स हिज सन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू आर बाप। एक बाप है हमारे पास और एक बेटा है। बाप बता रहा है बेटे को कि बेटा जितनी आज आपकी एज है ना, मेरी भी उतनी ही थी एक दिन एज जिस दिन आप पैदा हुए थे। जिस दिन आप पैदा हुए थे, लेकिन बाप की एज उसने बता दिया कितनी है। बाप की एज उसने बता दिया आखिर पे कितनी है जी? फादर एज 38 ईयर्स। तो बताएं द सन एज 5 ईयर्स बैक, पिछले 5 साल। पहले तो आपका निकालेंगे ना, आप कितने हैं बैक, तो बाद में जाएंगे। एक फादर एक सन है, वो फादर कह रहा है सन को कि मेरी जो एज है, जितनी एज आपकी है ना आज, इतनी एज मेरी थी जब आप पैदा हुए थे। मतलब अगर फर्ज कर लें आज सन की एज x है, फर्ज कर लेंगे x है, और बाप की एज तो उसने बता दी हुई है, चले अभी कितनी है जी? 38 है। अगर इसमें से मैं वो एज निकाल दूं जो उसकी थी, तो आज की करंट एज आ जाएगी बाप की, बाप की करंट एज आ जाएगी। जैसे चलें एक्स में अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये देखें, जो फादर की टोटल एज है आज, उसमें से सन की एज निकाल दें तो दोनों बराबर है ना। सन की एज के मतलब है ना, वो कह रहा है कि जितनी आपकी एज आज है इतनी मेरी उस वक्त जब आप पैदा हुए थे। मतलब बाप की एज डबल है बेटे से, इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या बाप की जो एज है इस वक्त, उसमें से आज जो बेटे की एज माइनस कर देंगे तो बाप की एज निकल आएगी, ऐसे है ना। तो फादर की एज कितनी है? 38 है। ये एस से उठा के उधर ले जाता हूं, एक एस उधर पहले है कि ये देखो 2 एस हो जाएगा, तो एस की बराबर होगा 38 डिवाइडेड बाय 2, तो सन की एज आई कितनी? 19 साल। मतलब बाप 19 साल का था तब जब वो पैदा हुआ, यहां से सन की एज आ गई, दोनों बराबर थे। तो अब करंट एज आ गई हमारे पास सन की। उसने क्या पूछा है? द सन एज 5 ईयर्स बैक, आज से 5 साल पहले। इसमें से 5 माइनस कर दें, 19 - 5 तो 14 आंसर आ जाएगा, 14 ईयर्स। ये आपका जवाब होगा। तो ये बेटा आपका पेपर था। अपनी मार्किंग करें, नेक्स्ट फेज की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।